कल। तो आपने जो कल सेशन अटेंड किया वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुका है दोस्तों, तो यूट्यूब पे आप उस प्लान को देख सकते हैं। बाकी आते हैं आज के टॉपिक पे, लीडरशिप ट्रेनिंग में आज क्या बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि कंपनी के टॉप अर्नर में एक नाम मेरा सरफराज आलम का भी आता है। तो आज मुझे मौका मिला कि आपके साथ कुछ लीडरशिप के लेसन शेयर करूं दोस्तों। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस ट्रेनिंग में दो प्रकार के लोग होंगे। एक वो जो जानना और समझना चाहते होंगे सर एसएचपीएल में कैसे हम ग्रो करें, डायरेक्ट सेलिंग में हम कैसे ग्रो करें, सर मुझे जानना है, मैं नया नया जुड़ा हूं। दूसरे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कुछ लोगों का नेटवर्क होगा, कोई एक टीम होगी, और वो इच्छा रखते होंगे कि सर मैं कुछ ऐसा सीखना चाहता हूं ताकि अपने जूनियर्स को, अपने डाउनलाइंस को, जो मेरी प्यारी सी टीम है, उसको भी सिखा पाऊं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के सेशन में हम दोनों पे ही चर्चा करेंगे, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो दोनों के लिए इफेक्टिव है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपका स्वागत है, और यदि आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं कि किसी और को सिखा पाए, तो भी आपका स्वागत है। तो बिना वक्त गवाए मैं स्क्रीन पे चलना चाहता हूं दोस्तों। थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। एक बार प्लीज चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिएगा, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। एस फॉर स्क्रीन, ताकि मैं स्क्रीन आपके सामने शेयर करूं, मैं स्लाइड शेयर करूं। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने टाइप किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर की बात है, आप अगर टाइप नहीं करते हैं, मैं स्क्रीन तो भी शेयर करता, लेकिन आपसे टाइप इसलिए करवाया दोस्तों ताकि आप अपने दिमाग को संदेश भेज पाए, उसको इस मीटिंग में कनेक्ट करवा पाए दोस्तों। आपके सामने दोस्तों स्लाइड है, ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक है लीडरशिप ट्रेनिंग। लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम और आप लीडर बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपने चेक को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने रैंक को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर हम लोग करें तो करें क्यों। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज एक बार रिक्वेस्ट आप सभी से, हैंड रेज ना करें। जब मैं बोलूं तब आपको हैंड रेज करना है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम और आप जो काम करते हैं, काम करने का मकसद क्या हासिल करना होता है, क्यों करते हैं। मेरे ख्याल से इंसान की जो बेसिक नीड है वो पूरा करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, किसी को अपना करियर बनाते हैं, अपना प्रोफेशन बनाते हैं। जब हम लोग बेसिक नीड की बात करते हैं तो बहुत पुराने टाइम से कहावत चलती आ रही, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हम और आप, रोटी कपड़ा और मकान। जी हाँ दोस्तों, यही तो है ना। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे, इसी के लिए तो हम और आप काम करते हैं, जो हमारी जरूरतें हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला, पुराने समय से, लंबे समय से यही होता चला आ रहा, हम लोग सुनते चले जा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब जमाना बदल गया है, अब चीजें बदल गई है। लोगों को रोटी नहीं चाहिए, अब ब्रेड विद बटर चाहिए, नान चाहिए, वैरायटी चाहिए। लोगों को तन ढकने के लिए केवल कपड़ा नहीं चाहिए, समय बदल गया है। अब लोगों को ब्रांड्स चाहिए, लेवाइस की जीन्स चाहिए, वैन ह्यूसेन का प्रोफेशनल आपको फॉर्मल शर्ट्स चाहिए। चीजें बदल रही दोस्तों। मकान, चार दीवारी हो रही, एक छत है सर ढकने के लिए, उसी को तो मकान कहते हैं। लोग पहले ऐसा सोचते थे, अब समय बदल गया है। लोगों को मकान नहीं चाहिए, एक बढ़िया सा बंगलो चाहिए, उसमें अगर सेकेंड फ्लोर पे अगर स्विमिंग पूल हो तो मजा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समय के साथ हमारी जरूरतें बदली हैं। हमारी जो जरूरतें हैं वो अब ख्वाहिशों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को रेज करना चाहते हैं। सवाल है कि ये चीजें पूरी कैसे होंगे। तो सिंपल सा इसका उत्तर है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा कहावत आपने भी सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो पूरी होंगी, किससे पूरी होंगी, पैसे से, रुपए से। सवाल है कि रुपए कमाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, रुपए कमाने के कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ कुछ तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। रुपए कमाने का सबसे ज्यादा इजीली एक्सेप्टेड जो एक ऑप्शन है, वो है नौकरी करना। जी हाँ दोस्तों, लेकिन नौकरी में एक प्रॉब्लम है। एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है कि नौकरी आपको भूखे नहीं मरने देगी, लेकिन कभी आपके सपने भी पूरे नहीं होने देगी। और आज नौकरी की क्या दुर्दशा है दोस्तों, आप जानते हैं। बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है बेरोजगारी को लेकर के। जगह जगह प्रेस कटिंग्स आपने सुने होंगे, वीडियोस देखा होगा आपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, न्यूज में, कि एक कुछ लिमिटेड पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए जो अर्जियां डलती है, जो लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं, वो हजारों और लाखों के तादाद में भी पहुंच जाते हैं लोग दोस्तों। तो नहीं, रुपए कमाने का जो पहला तरीका हो सकता है वो नौकरी, लेकिन ये बहुत आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है स्वयं व्यवसाय।
जिसे अंग्रेजी में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी आपने किसी के अंडर जाकर के काम नहीं किया, आपने अपना कोई काम शुरू कर लिया। किसने कपड़े का काम शुरू कर लिया, किसने अपने पान की दुकान खोल ली, किसने पैसा लगा करके मोबाइल की शॉप खोल ली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नौकरी मिल नहीं रही है, अपना खुद का काम जब करने के लिए जाते हैं तो पैसा मिल नहीं पा रहा है, सही जानकारी देने वाले लोग, अनुभवी लोग जो कि हमारे मार्गदर्शक और मेंटर बने वो मिल नहीं पा रहे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका हो सकता है बिजनेस। बड़े बिजनेस की आप बात कीजिए, लेकिन बिजनेस के लिए रिस्क कैसे ले सकते हैं हम? कहां से इतना भारी भरकम पैसे इन्वेस्टमेंट हम लोग करें बड़े बिजनेस के लिए? कहते हैं कि हजारों कमाना है तो लाखों लगाओ, लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाओ। हम कहां से करोड़ों रुपए लेकर के आएंगे? और रिस्क बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगला क्या ऑप्शन हो सकता है? अगला ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट। हिंदी में कहावत फेमस है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। यानी हम रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, रुपए है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? नहीं कर सकते ना इन्वेस्टमेंट। पांचवा तरीका क्या हो सकता? एक सटीक बिजनेस मॉड्यूल है जिसपे गारंटेड आपको इनकम मिलेगी। अच्छा, चैट में थोड़ा सा रिप्लाई आना बंद हो गया, हालांकि मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, बस कंफर्मेशन के लिए कि मेरी वीडियो ऑडियो प्रॉपर आप तक पहुंच रही है ना। जी, कोई भी एक रिप्लाई दे दीजिए। थैंक यू सो मच राहुल जी। पांचवा जो एक प्रूवन मॉड्यूल हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है फ्रेंचाइजी का। फ्रेंचाइजी में क्या है कि रिस्क नहीं है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलरेडी जिसका काम चल रहा है, कस्टमर्स होते ही होते हैं। हम और आप फ्रेंचाइजी खोल ले, मोटा पैसा इसमें कमाएंगे। मैकडी का फ्रेंचाइजी आप ले लीजिए, केएफसी का ले लीजिए, सबवे का ले लीजिए, गारंटेड बिजनेस मॉड्यूल है, पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन फिर से भाई साहब, ये जो फ्रेंचाइजी जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो कुछ तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, मैकडी का, केएफसी का, ये फ्रेंचाइजी लेना आसान है क्या? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। 6 से 7 करोड़ अगर लग जाए केएफसी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए, कहां से लेकर के आ सकते हैं? छठा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? पैसा कमाने का छठा तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे वैसे नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई खास कला है, कोई हुनर है, कोई खास टैलेंट है, तो भी आप उस टैलेंट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सचिन जैसा क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, लता मंगेशकर साहिबा जैसा हम नहीं गा सकते, हमारे पास वो कला, वो हुनर, वो टैलेंट नहीं है। आप और मैं विराट कोहली जैसे नहीं खेल सकते। तो ये छठा तरीका भी फेल हो जाता है एक साधारण व्यक्ति के लिए। तो सातवां और आखिरी तरीका दोस्तों जो मेरे नजर में है, उस तरीके का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक जबरदस्त तरीका है दोस्तों जिसके जरिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अवसर है जहां साधारण इंसान भी एक बड़े व्यापारी के तरह सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जहां बिना किसी बड़ी लागत के आप असीमित आमदनी कमाने की संभावना रखते हैं। यानी आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, अपना करियर बना सकते हैं। जो 7 तरीका आपने देखा उसमें से एक बढ़िया तरीका हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग। जो मेरे पुराने साथी मुझे सुन रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है। नए व्यक्ति को थोड़ा सा मैं अपने तरीके से क्लियर कर दूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज। तो जरा समझिएगा दोस्तों, साधारण जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिशनली चलता है, उसमें एक उत्पादक है, वो जब किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स के पास पहुंचता है, उस डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है, उसके बाद वो बड़े बड़े डीलर्स के पास पहुंचता है, और फिर ये प्रोडक्ट डीलर से पहुंचता है होलसेलर्स के पास, यानी कि थोक विक्रेता के पास। उसके बाद ये प्रोडक्ट पहुंचता है रिटेलर्स के पास, जहां पे हम और आप रुपए लेकर के जाते हैं, ग्राहक बन करके उस उत्पाद को खरीद करके लेकर के आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि एक उत्पादक जो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट को बनाता है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, ऊपर नीचे ये हो सकता है, मान लो अगर 4 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनता है तो ग्राहक को ये 10 रुपए का पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, 4 की चीज 10 की हम और आप खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? तो एक तो आप समझ गए होंगे कि जो बीच में लोग हैं वो भी तो अपना मुनाफा जोड़ेंगे ना दोस्तों। और मोटा खर्च कहाँ होता है? एडवर्टाइजमेंट पे। आज कोई एक उत्पादक कोई प्रोडक्ट बनाए, रात में मेरे सपने में आकर के कोई बताने वाला नहीं है जो अगले दिन में किसी दुकानदार के पास ग्राहक बन करके वो प्रोडक्ट खरीद करके आ जाऊं। वो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में सेट किया जाता है, किस चीज के जरिए? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। और अरबों खरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है दोस्तों। और ये जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने पास लेकर के जाते हैं, और कोई भी उत्पादक घर से नहीं देता है, वो सीधा बर्डन पड़ता है ग्राहक पे। वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये साधारण मार्केटिंग है। वहीं पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आया जिसको नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया गया। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बीच वाले लोग हैं, इसको हम लोग कर देंगे गायब, और उत्पादक सीधे किससे जुड़ जाएगी? 2 चीजों से जुड़ जाएगी। पहला, जो उत्पादक है, उसके पास जो प्रोडक्ट है, वो सीधा ग्राहक से जुड़ जाएगा। और दूसरा, जो ग्राहक है, वो सीधा उत्पादक से जुड़ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बीच वाले लोग हैं, इसको हम लोग कर देंगे गायब,
ग्राहक से। तो आप बोलेंगे सर ये अगर उत्पादक यानी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सीधे अगर ग्राहक से जुड़ जाए तो वो जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो किसको मिलेगा? तो इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि वो जो पैसे बच रहे उसका फायदा मिलेगा हम ग्राहक को। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एज अ कस्टमर जुड़ते हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हमारे को अच्छा लगा, हमने बाकी लोगों से शेयर किया, तो कंपनी विज्ञापन के जो पैसे हैं वो हमारे को दे देती। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा दोस्तों, आपके पास दो विकल्प हो। पहला विकल्प है कि एक ऑलरेडी फेमस ब्रांड है जिसको और मार्केटिंग करने के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी को हायर किया जाए एंडोर्समेंट के लिए, जो पहले से करोड़पति है, उसको फिर से 1 करोड़ देकर के दोबारा से करोड़पति बना दे। ऑप्शन ए अच्छा रहेगा, या उसके बजाय वो कंपनी आम ग्राहक से बोले कि आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता तो आप और लोगों से शेयर करें और उस प्रोडक्ट का विज्ञापन करके 100 आम ग्राहक लखपति बन जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेलिब्रिटी जो करोड़पति है पहले से फिर से करोड़पति बन जाए, ये ज्यादा अच्छा, या उसका एंडोर्समेंट करके विज्ञापन करके 100 आम ग्राहक लखपति बन जाए, ये ज्यादा अच्छा? ऑप्शन ए या बी जवाब दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच कारो जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन बी। थैंक यू सो मच। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सेलिंग अगर एक व्यापार है, सब लोग इसके बारे में पॉजिटिव ही बोल दें, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। किसी भी व्यापार का 4 स्टेज होता है, जरा समझिएगा। 4 स्टेज ऑफ बिजनेस। कोई भी व्यापार हो, इसके 4 स्टेजेस होंगे। सबसे पहला स्टेज होता है निगेटिव डिमांड का। अब ये निगेटिव डिमांड क्या है? आप में से कुछ लोग होंगे जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, और मैं बाकी का तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, खुद मैंने वहां से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है, बीकॉम ऑनर्स मैंने डीयू से किया है। तो उसमें एक चैप्टर है जिसमें कि डिमांड पे जब बात किया जाता है तो नेगेटिव डिमांड की परिभाषा बताई जाती है। नेगेटिव डिमांड का मतलब यह है कि किसी चीज को लेकर के कोई डिमांड नहीं है, लोग ये लेना नहीं चाहते हैं, वो ना ले, इसके बदले कुछ खर्च करने के लिए भी तैयार है, लेकिन लेंगे नहीं। पुराने टाइम में, आज से आप अगर 25 साल 30 साल पहले चले जाओ, तो इंश्योरेंस को लेकर के ऐसा ही था, निगेटिव डिमांड। लोग बोलते थे नहीं, ये इंश्योरेंस जो चीज है वो अच्छी नहीं है, एलआईसी जो चीज है ये अच्छी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, और लोग इससे बचना चाहते थे, कटना चाहते थे। आप आइए घर पे चाय पीजिए, हम चाय नाश्ता आपको कराएंगे, लेकिन प्लीज मुझे मत बोलना कोई इंश्योरेंस लेने के लिए। इसे निगेटिव डिमांड कहते हैं दोस्तों। समय बदला, सेकेंड स्टेज होता बिजनेस का। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा था इंश्योरेंस का। आज इंश्योरेंस को लेकर के नेगेटिव डिमांड नहीं है, ये चेंज हो गया। आप मुझे बताइए, आपके पास एक टू व्हीलर है, आप सड़क पे निकलिए, आप सबसे पहले चेक करते होंगे कि इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या नहीं, और क्या उन डॉक्यूमेंट्स में एक इंश्योरेंस भी है या नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपका चालान हो जाएगा। आपको गाड़ी का भी इंश्योरेंस रखना है, थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस चाहिए, किसी को अगर आपने धक्का लगा दिया उसके पैसे कौन भरे? तो आज के टाइम पे इंश्योरेंस ऑप्शंस नहीं है, विकल्प नहीं है, बल्कि कंपल्सन है, आपको अनिवार्य कर दिया गया है, रखना ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिजनेस का स्टेज जो पहला वो था नेगेटिव डिमांड। बिजनेस का जो दूसरा स्टेज है वो पॉजिटिव डिमांड है, जहां पे लोग अवेयर हो जाते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं चीजों को जानने समझने के बाद इसको लेकर के एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। और बिजनेस का जो तीसरा स्टेज है दोस्तों वो है ग्रोथ फेज। अब लोग ना केवल इसको लेकर के न्यूट्रल हो गए हैं या पॉजिटिव हो गए हैं, बल्कि ये तरक्की कर रही है इंडस्ट्री, ये बिजनेस तरक्की कर रहा है। और जो चौथा और आखिरी स्टेज होता है दोस्तों वो है कंपटीशन का। यानी अब एक्सेप्टेंस हो चुका है, लेकिन कंपटीशन चल रहा है कि ये वाला ले या ये वाला ले या ये वाला ले। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिजनेस का ये 4 स्टेज होता है। अब आपने दो चीजें चेक करनी है, जितने भी यहाँ पे 100 150 200 लोग कनेक्टेड है, आपने ये चेक करनी है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका व्यापार किस जगह है। अगर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग अगर अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके टीम का कैसा क्या रेपुटेशन है, उसमें किस प्रकार से आप एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। क्योंकि लोग चुनाव करते हैं कि कौन से कंपनी में जाए, कंपनी में अगर जाए तो किस टीम के साथ जाए, तो अपने टीम को एजुकेशन दीजिएगा दोस्तों। तो आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में अगर ओवरऑल हम लोग इंडिया की बात करें, तो ये 3 और 4th स्टेज में है दोस्तों। ग्रो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 2025 का जो आंकड़ा है, फिक्की का जो रिपोर्ट है, केपीएमजी का जो रिपोर्ट है, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी दोस्तों 2025 तक। तो हम ग्रोथ वाले फेज में, कंपटीशन चल रहा है, ये कंपनी अच्छी या ये कंपनी अच्छी या ये कंपनी अच्छी। आज कहीं ना कहीं एसएचपीएल को लेकर के हम लोग हाईली कॉन्फिडेंट है दोस्तों, क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट रेंज लाजवाब है। हम प्रोडक्ट के पैकेजिंग से बहुत संतुष्ट होते हैं,
लेकिन हमारे कंपनी के जो सीएमडी है गोपाल कुंदू जी, जिनका कि पैशन है प्रोडक्ट, और बढ़िया पैकेजिंग लेकर के आते हैं, और बढ़िया, पता नहीं मतलब उनका जो सोच है, जहां हमारी सोच खत्म हो रही है प्रोडक्ट को लेकर के, उनकी सोच वहां से शुरू हो रही है दोस्तों। हम लोग संतुष्ट जिस चीज से है उससे बहुत आगे गोपाल सर सोचते हैं, और एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट रेंज लेकर के गोपाल सर आ रहे हैं, इतने जेन्युइन प्राइस पे हम लोग इजिली मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने शेयर की। नंबर एक, कि पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके, माफ कीजिएगा, सबसे पहले हमने शेयर किया कि हमारी जो जरूरतें हैं वो ख्वाहिशों में तब्दील हो चुकी है, वो पूरा होगा पैसों से। पैसे कमाने के कितने तरीके हो सकते हैं, जो 7 तरीके हमने देखे, उसमें जो सबसे बढ़िया तरीका निकला डायरेक्ट सेलिंग, हमने उस पर चर्चा करी, और डायरेक्ट सेलिंग में किन किन फेज से होकर के गुजरना पड़ेगा, हमने उस पर चर्चा की। अब बात करते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर ली तो आपको कौन कौन से कदम बढ़ाने हैं। अगर आपको अपनी टीम बड़ी करनी है, आपको अपना बड़ा रैंक हासिल करना है, अच्छे चेक और पोजीशन पे पहुंचना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के शुरुआत करने में आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो देखिए, ये जो स्टेप है वो बताने से पहले मुझे एक छोटी सी स्टोरी बहुत रिलेवेंट लगती है, जिसको कि मैंने स्लाइड में भी शामिल किया, वो स्टोरी आपसे शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा लीक से हट करके बात करते हैं, लेकिन रिलेवेंट है दोस्तों। ये कहानी है इंसान और जो ईश्वर है उसके बीच जो वार्तालाप होती। जब ईश्वर इंसानों को बना रहा था तो सबके लिए एक उम्र सुनिश्चित की गई और बराबरी दिखाया गया, सबको 20-20 साल दे दिए गए। तो इंसान जो कि दिमाग का बहुत तेज होता बाकी प्राणी की तुलना में, तो इंसान ने ये सोचा कि ईश्वर ने हमारे को केवल 20 साल दिया जीने का, तो 20 साल में मेरा होगा क्या, 20 साल में मैं सारी चीजें तो कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये बड़ा निराश हुआ, ये ईश्वर के पास गया और ईश्वर से जाकर के इंसान ने बोला कि आपने बहुत सारी प्रजातियां बताई बनाई हैं, अलग अलग जानवर वगैरह है, बाकी को 20 साल आप दे रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन इंसान को 20 साल मत दो, ज्यादा दो। तो ईश्वर ने इंसान की इस बात को सुनकर के, ईश्वर मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि चलो एक काम करो, जो तुम्हारे आसपास जो अलग अलग जानवर देख रहे हैं, जाकर के उनसे बात करो, तुम जाकर के उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि क्या वो अपनी उम्र तुम्हारे को दे देंगे। अगर उनके तरफ से हाँ आता है, तो जो वो उम्र मैंने उनको दिया हुआ है वो मैं तुम्हारे में ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो इंसान खुशी खुशी पहुंचता है। तो सबसे पहले इंसान टकराता है घोड़े से। घोड़े के पास जाकर के वो इंसान कहता है कि देख भाई, तू घोड़ा है, भागता रहेगा जिंदगी भर, तेरा बहुत बड़ा लक्ष्य होगा नहीं, इतना भाग करके इतना लंबा जी करके करेगा क्या तू, क्यों ना तू अपनी उम्र मुझे दे दे। तो घोड़ा इंसान की बात में आ जाता और कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो मैंने अपना उम्र तुम्हारे को दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा रिप्लाई भी कीजिएगा जहां पे आपको जरूरत लगे। पहले इंसान की उम्र थी 20, अब घोड़े ने अपना 20 साल दे दिया, तो इंसान की उम्र अब कितनी हो गई बढ़ करके, 40। थैंक यू सो मच रनीता जी। अब घोड़े के बाद इंसान पहुंचता है अगले जानवर के पास। अगला जानवर जिससे ये टकराता है वो जानवर होता है गधा। तो इंसान गधे से कहता है, देख गधा, तेरे ऊपर लोग बोझ डालेंगे, जिंदगी भर बोझ ढुलता रहेगा, तेरे नाम का लोग शायद मजाक भी बनाएंगे, 20 साल जितना जी करके तू करेगा क्या, क्यों ना तू अपनी उम्र मुझे दे दे। गधा भी इंसान की बात में आ जाता है और वो भी अपने 20 साल इंसान को दे देता है। तो पहले था 40, 20 साल और मिल गया तो हो गया 60। चौथा जानवर जिसके पास इंसान पहुंचता है वो चौथा जानवर होता है कुत्ता। कुत्ते को जाकर के इंसान बोलता तू तो भोगता रहेगा, लोग तेरे को लात मारेंगे, क्या फायदा इतना लंबा जी करके, क्यों ना अपनी उम्र तो मुझे दे दे। कुत्ता भी इंसान के बात में आता, वो भी हाँ कह देता, इंसान की उम्र हो जाती 80। और चौथा और आखिरी जानवर के पास इंसान जो पहुंचता है वो मिलता है उल्लू। तो इंसान उस उल्लू से कहता है कि देख उल्लू, तू दिन भर सोएगा रात में जगेगा, बटन जैसे तेरी आंखें, कोई जीवन का लक्ष्य है नहीं, इतना लंबा जी करके तू करेगा क्या, क्यों ना अपनी 20 साल तू मुझे दे दे। और उल्लू भी इंसान के बात में आता और वो अपना 20 साल इंसान को दे देता है। जी हाँ कालू जी, आपने सही कहा। अब इंसान की उम्र हो गई 100। इंसान जाता है ईश्वर के पास, तो ईश्वर तो सारा माजरा देख ही रहे थे, वो मुस्कुराते और कहते कि चलो तुमने धुरता दिखाई, मैं किसी का उम्र कम नहीं करूंगा, जिनका जो उम्र है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारा उम्र लेकिन आज से 20 साल के बजाय हो गया 100 साल। और अब इंसान 100 साल लेकर के धरती पे आ जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो जो 100 साल इंसान लेकर के आता है उसमें एक चीज आपको और मुझे समझनी है। जो पहला 20 साल इंसान जीता है वो कौन सा 20 साल है, वो है 20 साल इंसानों वाली, जहां पे अच्छी जिंदगी वो जीता है। पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, उनकी देखभाल होती है, वो पढ़ाई करते हैं,
परिवार है, अलग अलग लोगों से प्यार मिल रहा है, अच्छी नौकरी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 साल वाली जो सटीक जिंदगी है वो इंसानों वाली जिंदगी है। लेकिन उसके बाद जो अगला 20 साल था वो किसका था, किससे इंसान ने उधार लिया था एक तरीके से, ध्यान है ना, घोड़े का। तो जो अगला 20 साल है वो इंसान कौन सी जिंदगी जी रहा होता है, घोड़े वाली जिंदगी जी रहा होता है। घोड़े वाली जिंदगी जरा गौर कीजिए, जब इंसान की उम्र 100 साल थी तो 20 साल वो ठीक ठाक जी लेता था, लेकिन जो अगला 20 साल है भाग दौड़ में लगा हुआ है। कभी नौकरी के लिए भाग रहा, कभी इंटरव्यू देने के लिए भाग रहा, कभी इस जगह नौकरी समझ नहीं आई तो दूसरी जगह। जी हाँ संध्या जी, कंपटीशन है अलग अलग तरीके से, भाग दौड़ में इंसान लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं वो पैसा कमाने में लगा हुआ, पैसा जोड़ने में लगा हुआ है। और इस प्रकार से वो अपनी 40 साल की जिंदगी गुजार देता है। 40 साल के बाद जो अगला 20 साल है वो कौन सी जिंदगी है, वो जिंदगी है गधे वाली। गधा जिसके ऊपर बोझ डलता है। तो इंसान के ऊपर भी जो एक पिताजी को आप देखो, जिसके ऊपर बोझ बोलो या फिर जिम्मेदारी बोलो अपने बच्चों की, उसके जूते फटे हुए, उसकी चप्पल घिस गई है, लेकिन जब घर पे पहुंचता है बेटा नाराज है, बेटी नाराज है, वाइफ नाराज है, बेटे की शादी करानी है, बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को बाइक चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो इस तरीके से 60 साल इंसान की जिंदगी की गुजर गुजर जाती है, वो 60 साल। उसके बाद जो अगला 20 साल है वो 20 साल कौन सा, वो जिंदगी कुत्ते वाला है दोस्तों। कुत्ते के साथ क्या होता है, वो भौंकता रहता है, लोग इग्नोर मारते रहते हैं। तो ऐसे इंसान जब कोई बुजुर्ग हो जाता है, वो 60 से 80 साल की उम्र में, जब उस फेज में जब वो होता है, बच्चों को बोल रहा होता है, बच्चे बोलते हैं अरे ये बुढ़ऊ क्या बोलेगा, छोड़ो इनकी बात है, ये बुढ़िया क्या बोलेगी, यही चीजें चल रही होती। लोग भोग रहे होते हैं एक तरीके से, लेकिन जो नीचे जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनकी बातों को सुन नहीं रहे होते हैं। और इस प्रकार से 80 साल इंसान की गुजर जाती है। उसके बाद जो 20 साल बचता है वो कौन सा, उल्लू वाली जिंदगी। उल्लू के बारे में क्या प्रसिद्ध है कि उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है। तो आप देखिएगा, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जो एक खाट पे पड़े हुए हैं, रात को नींद नहीं आ रही, वो खांस रहे हैं, दिन में सोने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो जो एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसको फिर इंतजार होता है कि कब मेरा वक्त आएगा, मैं ईश्वर के पास पहुंचूंगा। तो देखिए दोस्तों, भले ये कहानी है एक तरीके से बनाई गई है, लेकिन इसके पीछे एक रियलिटी छुपी हुई है। क्या आप सहमत हैं कि अगर 100 साल इंसान की जिंदगी हो तो यही फेज है जिससे कि गुजरना पड़ता है, इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो ऐसा ही होता है। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, लगातार चैट में आप सभी का रिप्लाई आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ के साथ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप कदम रखते हैं तो आपको भी कुछ फेज से गुजरना पड़ता है, और विश्वास मानिएगा वो कोई अलग फेज नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको ये 5 रोल अदा करना पड़ता है। ये 5 रोल कौन सा, वही इंसान वाली। आप 18 साल को जब क्रॉस करते हैं तभी तो एसएचपीएल में या डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखते हैं, आपने इंसानों वाली जिंदगी जी ली मेरे दोस्त। उसके बाद जो अगला है वो कौन सा है, घोड़े वाली जिंदगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो कामयाबी 40 साल, 45 साल, 50, 60 साल करके कामयाबी लोगों को आमतौर पर हासिल नहीं होती किसी साधारण नौकरी में, किसी साधारण व्यवसाय में, डायरेक्ट सेलिंग में वो 3 साल, 4 साल, 5 साल में लोग हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर ये आपको हासिल करना तो एक 100 साल की जिंदगी में जो ये 5 फेज थे, उन 5 फेज से आपको अभी अगले 2-3 सालों में गुजरना पड़ेगा। तो क्या तैयार है कि 2 से 3 साल खुद को रगड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए? अगर हाँ तो नजर डालिएगा किस प्रकार से आपको ये 5 रोल अदा करना है। सबसे जो पहला रोल था इंसान वाला, वो आपने तो सुन ही लिया। अगले रोल की बात करते हैं, घोड़े वाली जिंदगी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कैसे होती। मीटिंग्स के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। अभी दिल्ली में हमारा प्रोग्राम हुआ, कुछ उड़ीसा से आए थे, कुछ आसाम से आए थे, कुछ उत्तर प्रदेश से आए थे, दिल्ली से बहुत सारे लोग पहुंचे थे। आपको मीटिंग्स के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पासेज अरेंज करने हैं, पासेज कलेक्ट करने हैं, ताकि सही टाइम पे लोगों तक पासेज पहुंचे, उनकी एंट्री हो पाए। लोगों का फॉलोअप्स लेना है, भाग दौड़ करना है, लोगों का ऑर्डर निकला है वो प्रोडक्ट लेकर के पहुंचना है। आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा दोस्तों। और न केवल खुद करने के लिए, लोगों से करवाने के लिए भी। शुक्रिया राज जी। और जो तीसरा है वो कौन सी जिंदगी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर मानने से मेरा और आपका भला होता है तो मान लेना चाहिए। हमारे को गधे वाला रोल भी अदा करना। गधा कौन, जिसके ऊपर बोझ होता है। तो कुछ ऐसी चीजों की भी बेवजह जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। टीम में कुछ पंगा हो गया, किसने कुछ गलत कमिटमेंट कर दिया, जो कस्टमर है वो किसी पे चढ़ रहा है, जिसने गलत कमिटमेंट किया वो गायब है, आप मौजूद है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये एक लीडर की निशानी होती है। आपने पासेस किसी तरीके से अरेंज कराए 10 लोगों के लिए, पता लगा 3 ही पहुंचे, 7 पासेस एक्स्ट्रा आ गए,
इसका करे क्या, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बनेगी दोस्तों जहां पे आपको लगेगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लीडर है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये गलती भी मेरी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, उन जिम्मेदारियों का बर्डन भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और अगला कौन सा रोल है, वो कुत्ते वाला रोल, कुत्ता जो कि भौंकता रहता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। पढ़िएगा लाइन, या मैं पढ़ के बताता हूँ अगर छोटा छोटा आपको दिख रहा है तो। हमें बोलना पड़ता है उन्हें जो हमें सुनना नहीं चाहते, हमारा मजाक बनाते हैं और शायद हमारी इज्जत भी नहीं करते। आपने एक जूम सेशन रखा जिसमें कि 20 लोगों को अटेंड करना था, पता लगा 6 ही पहुंचे, बाकी 14 गायब है। अच्छा, उसमें से कुछ जेन्युइन कारणों से गायब है तो समझ में आता है, लेकिन उसमें से 4 ऐसे होंगे जो कि मजे लेंगे कि अरे एक ही बात तो वो बोलते रहते हैं, खुद का चेक बन नहीं रहा, हमारे को सिखाने के लिए चले। होगा साथियों ऐसा। अच्छा, कुछ नया क्या बताएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये व्यापार है। हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट हो, आपको खुश, आपसे खुश हो, पॉजिटिव बातें करे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मेरा और आपका काम बोलना है दोस्तों, हमारे को लोगों को बताना और सिखाना है। जो आगे बढ़ना चाहेंगे उनके साथ हमारे को आगे बढ़ना है दोस्तों। और आपको जो पांचवी और आखिरी जो चीज थी वो कौन सी जिंदगी थी, उल्लू वाली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे और आपको भी उल्लू बनना पड़ता है। रात भर जग करके हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, किन लोगों का कंसिस्टेंसी हुआ, किन लोगों की अप्रोचिंग चल रही है, किन लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा है, कौन से गेस्ट यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अगली ट्रेनिंग कौन सी है, इस ट्रेनिंग में कितने लोगों को बिठाना, हम लिस्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा रोल आपको अदा करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये रोल अदा करेंगे तब जाकर के वास्तव में आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे दोस्तों, क्या जेन्युइनली ये चीजें मुझे और आपको करनी पड़ती हैं, और क्या आप करने के लिए तैयार है? चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कीजिएगा अगर आप सहमत है तो दोस्तों। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये वो फेज है जिससे कि मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत बार, कई बार हम लोग बहुत टेक्निकल एजुकेशन देते हैं तो चीजें ऊपर चली जाती है, लेकिन स्टोरीज में खास बात यह है कि लोगों को याद रहता है, इसलिए मैं स्टोरीज जहां जहां पॉसिबल है उसकी मदद लेता हूँ। तो ये फेजेस है दोस्तों जिसके जरिए डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे बढ़ेंगे। और एक रियलिटी जान लीजिए दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग है, व्यापार है, सेल्स इंडस्ट्री है। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जीतेगा वही जो टिकेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये व्यापार है, किसने कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं लगाए हैं। लिमिटेड अमाउंट के साथ लोग यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद करके इस व्यापार में खुद को शामिल कर लेते हैं। तो सब सीरियसली काम करें ऐसा नहीं होगा, सब 100% आकर के दे ऐसा नहीं होगा। जो लोग बड़े माइंडसेट के साथ है वो रुकेंगे, बड़ी तरक्की हासिल करेंगे। जो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे वो जा भी सकते हैं। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए दोस्तों, लोग आएंगे और जाएंगे, जीतेगा वही जो टिकेगा। आज मेरा जो पोजीशन है इस डायरेक्ट सेलिंग में, सर्वश्री कंपनी में जो लेवल है, इसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन सबसे पहला और जरूरी कारण यह है कि मैं टिका दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में। टिका इसलिए आज दिख रहा हूं आप सभी को, और थोड़ा सा मौका मिला है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, लोग आएंगे और जाएंगे, जीतेगा वही जो कि टिकेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग के स्टेप्स पे हम लोग बात कर लें, जो एक फेज स्टोरी के जरिए आपने सीखा था। अब स्टेप्स क्या क्या है, 7 स्टेप पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, पिक इट एंड स्टिक इट। मतलब मैंने कोशिश की थी कि मैं हिंदी में डालूं, तो कुछ स्लाइड को तो मैं कर पाया, लेकिन समय के अभाव की वजह से कुछ स्लाइड को मैं हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पाया, ट्रांसलेट नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि इस व्यापार में सबसे पहले चुनाव कर लें और चिपक जाए उसके साथ। आप अगर आते हैं कि एक बार करके देखते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरा गया क्या, इस मकसद से मत आइएगा। सबसे पहले अपने माइंडसेट को बनाइए कि करना है या नहीं करना। अगर करना है तो चुनाव कीजिए एक सही कंपनी का, एक सही टीम का, एक सही एजुकेशन सिस्टम का, और लग जाइए उसके साथ। हर मोमेंट जो कि आप स्पेंड कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इन्वेस्टमेंट आपको इसका करना है वो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में करना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में करना है। अब जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग आकर के बाल की खाल निकालने में लग जाते हैं, मुझे जरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, चलो एक बार के लिए चलता है। मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाओ, मुझे पिछले 5 साल का 8 साल का टर्नओवर दिखाओ, फलाने लीडर का 6 साल का स्टेटमेंट दिखाओ, 50 चीजें बोलेंगे। तो देखो ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, आपका हक है, उसके बारे में पता करें। एक बार माइंडसेट बन गया फिर काम में लग जाए। काम छोड़ करके सारा दस्तावेज इकट्ठे करने में अगर आप लग जाएंगे तो एडवोकेट लॉयर बन जाएंगे, शायद कामयाब डायरेक्ट सेलर नहीं बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके भरोसा करें, हमारी कंपनी बहुत जेन्युइन है।
वेबसाइट पे A to Z इंफॉर्मेशन है। आप हमारे कंपनी के अबाउट अस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंपनी के सीए कौन है, सीएस कौन है, हमारे लीगल एडवाइजर कौन है, A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, अलग अलग जीएसटी नंबर, सब कुछ दिखेगा। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि अपना जो समय है एक बार वेरिफिकेशन में स्पेंड करें, उसके बाद लग जाइए। जीवन भर अगर इसी वेरिफिकेशन में लगेंगे फिर हम लोग व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है कि अपने वाई को जानिए। सरफराज आलम ने क्या अचीवमेंट ली, संजीव जी ने क्या अचीवमेंट हासिल किया, शालू ठाकुर सर ने क्या अचीवमेंट हासिल किया, बॉबी सर ने क्या अचीवमेंट हासिल करी है, उमेश सर ने क्या अचीवमेंट हासिल करी है, वीरेश यादव जी ने क्या अचीवमेंट हासिल की है। इन सारे लीडर्स के बारे में केवल ना जाने, आपका अपना क्या कारण है, आप इस व्यापार में क्यों आए हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करें और लग जाए। और उन कारणों को अपने डायरी पे लिख लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी सुबह आपकी नींद खुले आप डायरी हाथ में ले तो आपको पता हो कि आप इस व्यापार को क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद अपना गोल निर्धारित करें कि आपको इस व्यापार में कहां तक पहुंचना है। वो आमदनी कौन सी जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, वो गाड़ी कौन सी जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज क्या है जिसको लेकर के आप एक्साइटेड हो जाते हैं और समाज के लिए वो चीजें आप करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हो सकता है किसी जगह पहुंचे, केक वगैरह काट लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बर्थडे के दिन जाकर के ब्लड डोनेट करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बर्थडे के दिन अनाथ आश्रम में जाते हैं, बच्चों को कुछ तोहफा दे करके आते हैं। कुछ सोशल एक्टिविटीज है जो कि आपको आत्मसंतुष्टि देता है दोस्तों। तो ऐसे भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो अपना गोल निर्धारित करें जो कि आपको यहां से हासिल करना, पेपर पे डायरी पे उसको लिखे। उसके बाद दोस्तों अलग अलग व्यापार को करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स चाहिए। एक इंजीनियर का औजार कुछ और है, एक डॉक्टर का औजार कुछ और है। सबको करने के लिए अलग टूल्स और अलग स्किल्स चाहिए। तो इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को भी बढ़ाने के लिए आपको कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने होंगे। और अगर ये करना चाहते तो आपको एक्शन क्या लेना है, जो भी कंपनी की ट्रेनिंग्स हो उसको अटेंड कीजिए और उन ट्रेनिंग से सीखिए। आज इस मीटिंग में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 500 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं है। क्या 500 से कम ही लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को एसएचपीएल के साथ कर रहे हैं? नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग होंगे। लेकिन कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनको ये भूख है कि मैं सीखूं, कोई फलाने लीडर का ट्रेनिंग ले रहे तो आकर के उसको अटेंड करो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंपनी की ट्रेनिंग्स को अटेंड करनी है जिससे कि स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगे। और जब आपने स्किल्स डेवलप कर लिया तो एक्शन प्लान बनाइए। आपके पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारा टेक्निक है, लेकिन हथियार को चलाओगे नहीं, प्लानिंग करोगे नहीं, तो कुछ भी हासिल होने वाला आपको दोस्तों नहीं है। तो एक एक्शन प्लान डिजाइन कीजिए कि मेरा टारगेट है कि इस महीने कम से कम मैं 10,000 के पे आउट को टच करूं, मुझे कम से कम 50,000 की मैचिंग करनी जिसमें कि 12 से 14,000 का चेक आता है। तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए मुझे कम से कम इतने कंसिस्टेंसी करने होंगे। मेरे पास फिलहाल 20 लोगों की टीम है, इस टीम को बढ़ा करके 60 लोगों की टीम करनी होगी। एक प्रॉपर एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप ऑलरेडी लीडर है तो आपको ये चीजें आती हैं। अगर नए व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो कृपया करके अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करें, वो आपकी मदद करेंगे कि उस टारगेट को, गोल को अचीव करने में क्या एक्शन प्लान डिजाइन करना होता है। और अगला पॉइंट है रिमूव योर इमोशंस एंड सेट प्रायोरिटीज। देखिए, हम भारतीय हैं और हम अपने इमोशंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बिजनेस में हमेशा इमोशंस अगर आप लेकर के आएंगे तो नुकसान भी होगा दोस्तों। मेरा एक डाउनलाइन है, वो मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं चीज क्या हूं। ये एक नेगेटिव इमोशन है जो मेरे अंदर आया और ये इमोशन जैसे आया मैंने अपने बिजनेस को खराब कर दी। इमोशंस को साइड कीजिए दोस्त। मेरा वो सीनियर है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कुछ भी बोल सकता है। उनका जो बिजनेस है, मुझे पता कितना बड़ा टर्नओवर मैं उनको दे रहा हूं। दिखाता हूं मैं उनको इस महीने क्या करके, दिखाता हूं इस महीने कैसे बड़ा बिजनेस निकालते हैं। बिजनेस ही नहीं डाल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इमोशंस यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। बिजनेस है, प्रोफेशनल बनिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए। आपकी प्रायोरिटीज है कि आप आगे बढ़े, बाकी आगे बढ़े। गुस्सा करने में, निगेटिव कॉन्वर्सेशन करने में, गॉसिपिंग करने में, इसमें अपना समय व्यर्थ ना करें। अपनी प्रायोरिटीज बनाइए। कल मम्मी और पापा का एनिवर्सरी था, मैं घर पे रुक गया। आज मेरा बर्थडे है, कल मेरे बच्चे का बर्थडे है, उसकी छठी है। मेरे जो मामा है उसका जो भाई, उसका जो लड़का है, बड़ा अच्छा बंदा है। मेरी शादी में उसने बहुत मेहनत की। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार उसके शादी में 7 दिन पहले घर पे चला जाऊं।
और जाकर के खातिरदारी में लग जाऊंगा। ध्यान दीजिए, इमोशंस अगर लेकर के आएंगे दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे और आपको पत्थर दिल बनना है, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, अपना समय सही जगह लगाइए, अपनी प्राथमिकता तय कीजिए, चीजों को मैनेज करना सीखिए। आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो मीटिंग्स में होनी चाहिए। मेरे पिताजी जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया तो मेरे स्वभाव को वो समझ गए कि एकदम पागल सा हो गया ये मीटिंग्स के लिए, मीटिंग्स ही मीटिंग्स करता रहता है, ये मुझे सुनता नहीं। तो जब मेरे बड़े भैया की शादी थी तो मेरे पापा ने बोला, मेरे को 2 ढाई महीने पहले ही बोल दिया कि बेटा फलाने महीने मैं तुम्हारे बड़े भाई की शादी कर रहा हूँ, तो तुम्हारा 4 5 दिन चाहिए होगा। सोच के देखिए, मेरे पिताजी मुझसे समय मांग रहे हैं, क्योंकि वो इज्जत करने लगे थे, क्योंकि मैं पैशनेट था अपने व्यापार को लेकर के। मेरे मामा जी और मेरी जो खाला है, दोनों की शादी का दिन आसपास ही तय किया गया था। यानी पहले दिन खाला मेरे मौसी की शादी थी और अगले दिन मेरे मामा की शादी थी। और सेम उसी टाइम पे नासिक में एक कन्वेंशन रख दिया गया था, एक बड़ी सेमिनार थी, बड़ी मीटिंग थी। तो मेरे सीनियर ने बोला कि नासिक जाना है, और मामा जी और खाला ने, नानी ने बोला, मम्मी ने बोला कि मामा और खाला की शादी में आना है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मैं कहाँ गया होऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं नासिक वाले मीटिंग में गया। और हैरानी की बात बताऊं, मामा ने भी शादी कर ली और मेरी खाला ने भी शादी कर ली। किसने मेरा इंतजार नहीं किया, है ना हैरानी की बात। आप नहीं होंगे हैरान, उनकी शादी मेरे नहीं पहुंचने की वजह से थोड़ी रुकनी थी, शादी तो होनी होनी थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रायोरिटी दीजिए अपने मीटिंग्स को, अपने काम को। आप अगर अपने प्रोफेशन से, मीटिंग से प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे, तभी लोग आपकी भी इज्जत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू। आपने कितना किया, जो गोल बनाया आपने, जो एक्शन प्लान बनाया आपने, आपने जो काम किया, क्या नतीजे निकले, कहाँ पे क्या कमी रही, क्या अच्छा हुआ, उसको रिव्यू जरूर कीजिएगा। तो ये 7 स्टेप्स है दोस्तों जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में एंटर कर रहे तो। और ऐसा नहीं कि ये एक बार फॉलो करना है, ये आपको लगातार फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। लास्ट में एक दो पॉइंट है, मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स है, फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज सर, 2 से 3 साल का कमिटमेंट दीजिए। आप यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए मत आइए। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जिन्होंने 6 महीने यहाँ पे समय दिया, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए भी कमा चुके हैं। लेकिन एक फ्रेशर व्यक्ति के लिए मैं बोलूंगा, अगर आप इस व्यापार में पहुंचे हैं तो 2 से 3 साल का कमिटमेंट कीजिए कि 2 से 3 साल यहाँ पे समय देना। एक नॉर्मल ग्रेजुएशन भी अगर हम लोग करते हैं तो डिग्री लेकर के आते हैं, कोई कामयाबी का सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आते दोस्तों। तो मान लो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में ग्रेजुएशन करना है, गुड न्यूज ये है कि इस दौरान ग्रेजुएशन करते करते आपके स्किल्स तो डेवलप होंगे ही होंगे, बहुत सारा रुपए भी कमाएंगे। तो 2 से 3 साल का कमिटमेंट करके काम कीजिएगा दोस्तों। आज कंप्रोमाइज कर लीजिए ताकि कल को एक बेहतर भविष्य आपको मिल पाए। आज कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करना होगा। पुराने समय की बात है, मैं एक लीडर के बारे में जानता हूं। अपने कॉलेज के टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया था। उनके दोस्त बहुत मजे लेने वाले थे, मतलब मस्तीखोर टाइप के, जगह जगह घूमते थे। तो ये जो मस्तीखोर दोस्त है, अपने उस दोस्त को इसने कॉल किया जो कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था, और वो कहते हैं कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, चलेगा क्या। तो उधर से जवाब आता है, नहीं यार मेरी मीटिंग है। तो लोग मजाक बनाते हैं, तू तो मीटिंग लेता रहा, हम तो ऐश करते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बात है। सेकेंड ईयर में जो बाकी जो कॉलेज के वही जो मस्तीखोर लोग थे, उसने फिर से इसको कॉल किया और बोला हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, चलेगा क्या। इसका फिर से वही जवाब था, नहीं यार मेरी तो मीटिंग है। तो लोगों ने फिर से मजाक बनाया, तो मीटिंग लेता रहा, हम तो ऐश करते हैं। कॉलेज के तीसरे साल दोस्तों ने फिर से इनको कॉल किया और बोला हम लोग फलाने जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, चलेगा क्या। फिर से उस दोस्त का ये जवाब था कि नहीं यार मेरी तो मीटिंग है। लोगों ने मजाक बनाया, तो मीटिंग लेता रहा, हम तो ऐश करते हैं। अब जब कॉलेज खत्म हो गया, बाकी सारे लोग परेशान। कोई नौकरी के लिए सोच रहा है, कोई इंटरव्यू देने के लिए सोच रहा है, कोई सोच रहा है कुछ नहीं आगे की पढ़ाई कर लेते हैं। इस बार ये व्यक्ति जो कि डायरेक्ट सेलर था, जिसने 3 साल मेहनत की, इसने अपने दोस्तों को कॉल किया कि यार 4 रात और 5 दिन के ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, चलेगा क्या। तब लोगों ने जवाब दिया, नहीं यार हमारा तो इंटरव्यू है, नहीं यार तुझे तो पता कितनी दिक्कत चल रही है। तब इन्होंने जवाब दिया, तो नौकरी के लिए भटकता रहा, तो इंटरव्यू देने के लिए भटकता रहा, हम तो ऐश करते हैं। तो यही है दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा लाइन क्या, कंप्रोमाइज टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आज हो सकता है आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आपके साथ ही नौकरी के बाद जाकर के घर पे आराम करते होंगे, मस्ती करते होंगे, बातें करते होंगे, और आप नौकरी के बाद ऑफिस से निकल करके तुरंत से मीटिंग दिखाने के लिए लग जाते होंगे। आपको लगता होगा यार वो मूवीज देख रहे हैं, वो समय स्पेंड कर रहे हैं।
मैं यहाँ पे लगातार मीटिंग्स कर रहा हूँ। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, आपके साथ भी ये हो सकता है कि पढ़ाई के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा, आप मीटिंग्स में लगे हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में लगे हैं, उसके साथ अगर आप ऐसे स्किल को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि आपके साथ ही बाकी चीजों में अपना समय स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ महीनों की बात है, कुछ वर्षों की बात है। उसके बाद जिंदगी आप अपने इशारे पे चलाएंगे, अपने मन माफिक आप चीजें करेंगे, जहां दिल करे वहां पे आप पहुंचेंगे। तीसरा चीज है बी अ वॉरियर। देखिए, मैं सरफराज आलम, हो सकता है आपको कुछ चीजें बताऊं, आपको अच्छा लगे, आपको लगे इस चीजों को बता करके बिजनेस ग्रो करेगा। आप मुझे प्यार से सुन रहे हैं, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, एक दो नई चीजें आपने यहाँ पे जानी। लेकिन 24 घंटे में आपके साथ नहीं रह सकता दोस्तों। या आपके अप्लायंस ये कंपनी के जो सीएमडी सर हैं वो आपके साथ नहीं रह सकते, आपके अप्लायंस आपके सीनियर्स नहीं रहेंगे। आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा, हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, आपकी बेइज्जती भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलर अगर आप हैं तो आपको एक वॉरियर भी बनना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा। लास्ट में पॉइंट है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जहां हैं, जिस भी पोजीशन पे है, 100% इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। किसने आपकी बेइज्जती मार दी, आप जिम्मेदार हैं। आप बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आप जिम्मेदार हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको ये मानना पड़ेगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसी को ब्लेम नहीं करता है दोस्तों। एक बुक है जैक कैनफील्ड की, सक्सेस प्रिंसिपल्स, जिसमें कि 25 पॉइंट शेयर किए गए हैं। उसमें जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है, उस पॉइंट का यही नाम है, बी 100% रिस्पॉन्सिबल। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। लास्ट में है माई टीम एटीट्यूड, जो 5 पॉइंट आपसे शेयर करने थे इस वाले स्लाइड में। माई टीम एटीट्यूड का क्या मतलब? देखो, मैं सरफराज आलम आपके सामने कुछ चीजों को रख रहा हूँ, सर्वश्री के बारे में बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ पॉइंट्स को बता रहा हूँ, लेकिन मैं 100% जिम्मेदारी ना ले पाऊं पूरे इंडिया की। ध्यान दीजिएगा कि पूरे इंडिया में क्या चीजें चल रही है। आज स्टैन राव सर हमारे बिजनेस कोच है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना रखा, लेकिन हर जगह मौजूद रह करके वो सारी चीजें नहीं बता सकते। कई जगह ऊंच नीच होंगी, कहीं पे कुछ गलतियां होंगी। तो आप अगर ये देख रहे हैं तो आपको एक एटीट्यूड लेकर के आना, माई टीम एटीट्यूड। इसका ये मतलब है कि जो कुछ भी मेरे टीम में पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और कहीं दूसरे जगह भले ना पहुंचे, यहाँ पे अच्छी चीजें मैं पहुंचाऊंगा। और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है, बाकी जगह हो सकती, बाकी जगह निगेटिविटी गई है, इधर वो निगेटिविटी नहीं आने दूंगा। मेरे पास एक बोतल है जो कि खाली है, उसमें मेरे को पानी डालना है। पानी तब डलेगा जब बोतल का ढक्कन हटे, तभी पानी डलेगा। अगर ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर जो लीड है वो लगा हुआ है, तो वो डलेगा नहीं। तो आप अपने टीम के लिए वो ढक्कन बनिए। बाहर से निगेटिविटी अंदर जाएगी नहीं जब तक मैं नहीं चाहूंगा। तो आपको वो बैरियर बन करके रखना है, बन रहना है। माई टीम एटीट्यूड लेकर के आना है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका एक अलग ही स्लाइड है। 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कितना समय मुझे आपको और देना है। चलिए, मेरे को देख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 स्लाइड और है दोस्तों, 4 से 5 मिनट आप मुझे और बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा समय आपको और देना है। दोस्तों, अनुयायी अनुयायी नहीं, लीडर बनाइए। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा नाम हो, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, मैं अगर खड़ा रहा हूं तो लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। ये है डायरेक्ट सेलिंग, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। ये नहीं करना है दोस्तों। आप खुद अगर आगे बढ़े बढ़िया है, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तभी व्यापार बढ़ेगा। सिर्फ फॉलोअर्स बनाइएगा, मजा इसमें नहीं। एक सच्चा नेटवर्कर, एक सच्चा डायरेक्ट सेलर फॉलोअर्स नहीं बनाता है, लीडर्स बनाता है। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन क्या लिखी हुई है, यदि आपने सिर्फ फॉलोअर्स बनाया लीडर्स की जगह, तो वो छोटी छोटी समस्या को लेकर के हर बार, हर रोज आपके पास आएंगे और आपको दुखी कर देंगे। सर ये नहीं हुआ, सर ये कैसे होगा, जरा कर दो, सारा चीज परेशान करेंगे वो। वहीं पे अगर आपने लीडर बना दिया तो क्या होगा? वे ना तो बिजनेस को सीरियसली लेंगे और नहीं ज्यादा समय तक एक्टिव रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको लीडर बनाया, तो वो छोटी छोटी समस्या लेकर के आपके पास नहीं पहुंचेगा, लीडर है, खुद ही शॉर्ट आउट कर देगा। और बहुत ज्यादा कोई जटिल समस्या जब आएगी तभी वो आपके पास पहुंचेगा। डायरेक्ट सेलिंग में हम और आप फिनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो ये फॉलोअर्स बना करके नहीं होगा, लीडर्स बना करके होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपका ये माइंडसेट था कि आपको केवल अपना नाम बनाना, अगर मैं सोचूं मुझे सिर्फ सरफराज का नाम बनाना, प्रॉब्लम होगी। मुझे अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं। आज अगर मैं पीसीडी के पोजीशन पे पहुंचा, तो मेरे टीम में, मेरे डाउनलाइन में, नेटवर्क में डीयूसीए के पोजीशन पे भी लोग हैं। यूसीए के पोजीशन पे बहुत सारे लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा
ट्रिपल क्राउन के एम्बेसडर के पोजीशन पे है, डबल क्राउन एम्बेसडर के पोजीशन पे है। आज अगर 10 12 15 दिन के लिए किसी वजह से अगर मैं काम ना कर पाऊं तो भी मेरा काम रुकेगा नहीं, क्योंकि टीम में लीडर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि जिम्मेदारी लेकर के काम कर रहे हैं। तो आप भी पहले दिन से दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों कि फॉलोअर्स नहीं बनाना है, लीडर्स बनाना है। लीडर्स हौसला नहीं हारता। देखिए सिचुएशन है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी पॉजिटिविटी आएगी कभी निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन अगर आप लीडर है जो कि टीम को लीड करते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज कभी नहीं करना, अपना हौसला नहीं हारना। यदि लीडर के मन में भय भी हो, हिम्मत टूट भी रही हो, तभी वो नकारात्मकता को, निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता, चेहरे पे नजर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि किसी सेना के सेनापति का अगर मनोबल टूट जाए तो सेना की हार निश्चित है। अगर लीडर का मनोबल टूटा तो गारंटेड तौर पे बिजनेस तो खत्म होना ही होना है। तो लीडर कभी हौसला नहीं हारता। एक चीज है, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। ओपन हो रहा स्लाइड। हाँ जी, गलत को गलत, सही को सही बोलिए। अगर आप चाहते कि आपके लीडर का आपका विश्वास पे जमे, कभी भी चीजों को मैनिपुलेट मत कीजिए। अगर आप चीजों को मैनिपुलेट मैनिपुलेट करेंगे, हो सकता है सामने वाला आपको कुछ ना बोले, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको परख लेगा, समझ लेगा कि ये बंदा जिसको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, जिसको मैं अपना सीनियर मानता हूँ, ये चीजों को मैनिपुलेट कर रहा। तो ईमानदारी बरतिए, गलत को गलत, सही को सही बताइए। लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम के हित में कड़वे निर्णय ले। हो सकता है किसी को, हो सकता है कि किसी को या किसी को सही लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन लीडर दृढ़ रहे, क्योंकि अंत में परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लीडर की ही होती है। जैसे मान के चलो, अगर आपके पास एक नेटवर्क, एक बिजनेस है जिसमें कि 12 13 है जो कि आपके कोर मेंबर है। एक कोर मेंबर ने कुछ अगर गलती की, अगर आपने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो एक लीडर को बचाने के चक्कर में 11 लोगों का आपने विश्वास तोड़ दिया। बजाय इसके कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि उसने गलती की है, उस व्यक्ति को बताएं और बाकी लोगों को बोले कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि इस गलती को सुधारूंगा, या इस गलती से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, तो आप कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतेंगे। तो मैनिपुलेट नहीं करना है दोस्तों, गलत को गलत, सही को सही बोलिए। और कई बार थोड़ा सा बुरा बन सकते हैं किसी की नजर में, लेकिन थोड़ा बुरा बन करके अगर किसी का लंबे समय तक भला हो तो कर लेना चाहिए। ये आखिरी स्लाइड है दोस्तों। हमें करना क्या है? लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जो आपने गोल सेट किए हैं, और लगातार उसके लिए प्रयास कीजिए। 3 चीजें आपने करनी है। नॉलेज बढ़ाइए, बढ़ाएंगे कैसे? हर ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। दूसरा, कैलकुलेटिव होइए, कितना करेंगे और कितना मिलेगा ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो बिजनेस प्लान को अच्छे से समझिए। और लास्ट पॉइंट है कनेक्टिविटी, अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाइए, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना है, लगातार उनके टच में बने रहिए, कैसे क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए। तो यही वो आखिरी स्लाइड थी। बाकी दोस्तों, आप सभी व्हाट्सएप को यूज करते होंगे और व्हाट्सएप के जरिए आप तक ये मीटिंग पहुंची होगी। ये किसी और ट्रेनिंग का हिस्सा है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए एक स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे ज्यादा अपने सीनियर अपलाइन की बात सुनिएगा दोस्तों। मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जितने ग्रुप से काम चल जाए उतना ही कम ग्रुप बनाइए, बहुत ज्यादा ग्रुप मत बनाइए, आपका समय ज्यादा खराब होगा और लोगों के अंदर उस मैसेज को लेकर के, ग्रुप को लेकर के जो इंपॉर्टेंस, ग्रेविटी, अप्रहेंस रेट है, वो भी खराब होगा। लिमिटेड ग्रुप बनाइए, जितने ग्रुप से काम चल जाए उतना ही बनाएगा। ग्रुप बनाने का असली मकसद क्या है उसको जानिए। अगर ग्रुप बनाने का मकसद केवल इंफॉर्मेशन पास करने का है तो कुछ लोग ही एडमिन होने चाहिए। ग्रुप का मकसद अगर बिजनेस प्रमोट करना है तो बिजनेस तक ही सीमित रखें। पॉलिटिकल चीजें डाल दिया, कोई कन्वर्सेशन डाल दिया, किसी ने कुछ मैच वगैरह जीता वो चीजें डाल दी, तो देखो लोगों का ध्यान भटकता है। अपने जगह सीमित चीजों पे फोकस बनाइए, क्लैरिटी हो कि किस मकसद से इस ग्रुप को बनाया गया। त्योहार, जन्मदिन आदि से संबंधित अगर पोस्ट है, ग्रुप में डालने की जगह अगर पर्सनली सेंड किए जाए तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। कई बार एक इंपॉर्टेंट मैसेज डाला गया ग्रुप में, फिर किसी का बर्थडे था, उसको लेकर के लोगों ने रिप्लाई देना शुरू किया। सभी रिप्लाई कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का मैसेज है वो सबसे ऊपर चला गया और मिस हो गया। ये भी तो दिक्कत वाली बात है ना दोस्तों। नेक्स्ट, हर पोस्ट हर जगह डालना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, एक बहुत सीनियर अपलाइन है और बहुत लगभग 12 ग्रुप है, उसने अपने जूनियर का जो इमीडिएट कोर ग्रुप है उसमें मैसेज डाला, डायमंड का अलग ग्रुप है उसमें डाला, एग्जीक्यूटिव का अलग ग्रुप है उसमें डाला, प्रोस्पेक्ट का डाल दिया। और एक दूसरा व्यक्ति जो भी 4 ग्रुप में है, तो एक ही पोस्टर 4 जगह पहुंचा, गैलरी भी भर गया है, इंफॉर्मेशन भी वो नहीं देख पा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा सा समय दीजिए कि कौन सा पोस्ट मुझे कहाँ डालना है।
अगर आपने मान के जो अपने कोर ग्रुप में डाला, तो कोर ग्रुप के मेंबर जिन्होंने अपना ग्रुप बना रखा, वो भी दूसरे जगह उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ये भी तो हो सकता है ना। नेक्स्ट, ग्रुप में डिस्कशन से बचे। जब तक जरूरी ना हो ग्रुप में डिस्कशन ना करें, आपका और बाकी लोगों का भी समय खराब होगा। अगर किसी नए व्यक्ति को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा रहे हैं, तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस पहले बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें डलती है, त्योहार से संबंधित, राजनीति से संबंधित, कोई वाद विवाद वाली चीजें, वो चीजें यहाँ पे नहीं डालनी है। फलाने राजनीति पार्टी ने बोला कि आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, हम 250 का रिचार्ज फ्री में देंगे, टी शर्ट मिलेगा, लोग डाले जा रहे हैं उसको, ये चीजें ना करें, है ना। तो लोगों को पहले ही नए व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन दे दें और तभी जाकर के उनको ग्रुप में ऐड करें। और हाँ, बहुत सारे लोग स्टेटस डालते हैं, आपके स्टेटस से आपकी छवि तैयार होती, इसलिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप क्या डाल रहे हैं इसका जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे अगर मैं एक सीनियर लीडर हूं अपने नेटवर्क में, अपने टीम में, और मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, एक गाना डाल दिया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, एक एग्जाम्पल दे दूं, तो मेरा जो जूनियर है जो कि मुझे फॉलो कर रहा है, उसके दिमाग में क्या आएगा, अरे इसको क्या हो गया, सर को क्या हो गया। और मैंने डाल दिया कि इस दुनिया पे भरोसा नहीं कर सकते, जिस पे भरोसा करो वही दगा देता। कितना बहुत बढ़िया स्टेटस बनाया और मैंने अपने स्टेटस पे डाल दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, प्लीज कोई इस बात को नेगेटिव सेंस में गलत तरीके से ना लें। मेरी बात को आप काट भी सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो, मेरी रिक्वेस्ट मेरी लेकिन यही होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके स्टेटस से आपकी छवि तैयार होती है, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप क्या डाल रहे हैं इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, आपने मुझे अभी तक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी जो हमारा टारगेट था कि 9 बजे से पहले सेशन को ओवर करें, 9 बज चुका है। तो आपने पेशेंस के साथ जो मुझे अभी तक अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोग भी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते हैं, ईश्वर उनको बहुत तरक्की दे। और जो लोग सीखने के मकसद से यहाँ पे आए हैं, ईश्वर आपको और मौका दे और आपके दिमाग को इस तरीके से प्रोग्राम किया जाए कि आप और ज्यादा सीखें। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि सीख करके अपने तक रखना नहीं है, लोगों से भी शेयर करना है। और लास्ट में फिर से बता दूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एसएसपी ने एक जबरदस्त इनोवेशन किया है, अपने प्लान में कुछ चीजें ऐड की है हमारे फ्रीडम प्लान को लेकर के। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। जो हमारी कंपनी के फाउंडर सीएमडी साहब श्री गोपाल कुंदू जी ने उस वीडियो को, उस मीटिंग को लिया, जाकर के उसको जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।